न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। सो बच्चों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7 उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। पहले हैं मैच द फॉलोइंग। तो हमें एक साइड हैं डायनेस्टीज़ और एक साइड हैं रूलिंग एरियाज़। तो किस डायनेस्टी ने कहाँ रूलिंग की थी, चलो मैच करते हैं। सो गुजर प्रतिहारा, इन्होंने रूलिंग की थी गुजरात एंड राजस्थान वाले रीजन में। राष्ट्रकूटाज कहाँ पे थे, वेस्टर्न डेक्कन में। पालाज बंगाल, वो कहाँ रूलिंग करते थे, बंगाल में। और चोलाज का रीजन कौन सा था, तमिलनाडु। हियर यू कैन सी इन दिस मैप, मैप 1 जो है ये इन मेन डायनेस्टी, जो उस टाइम पे जो डायनेस्टीज थी बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरीज। तो गुजर प्रतिहारा के एरिया आप देखो, है ना। फिर पाला का बंगाल रीजन और महाराष्ट्र का वेस्टर्न डेक्कन रीजन और नीचे चोलास, राइट। आफ्टर दैट यू सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज Who were the parties involved in the tripartite struggle? बच्चों, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो ये वाला जो स्ट्रगल था, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हम जिसको बोलते हैं, इसमें कौन सी 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वर गुज्जर प्रतिहारा, तो गुज्जर प्रतिहारा थे, राष्ट्रकूटाज थे और पाला थे। ये तीनों डायनेस्टीज आपस में लड़ती रहती थी, ठीक है। क्यों लड़ती रहती थी, क्योंकि इनको कन्नौज का एरिया चाहिए था। कन्नौज को कैप्चर करने के लिए ये आपस में लड़ती रहती थी। आप सेकंड पॉइंट ये ऐड भी कर सकते हैं, दे यूज टू फाइट विद ईच अदर टू कैप्चर कन्नौज, ठीक है। कन्नौज को हथियाना चाहते थे। क्यों हथियाना चाहते थे कन्नौज को, बिकॉज दैट वॉज अ रिच एंड रिसोर्सफुल रीजन, क्योंकि वो जो एरिया था वो काफ़ी रिच एरिया था, एक रिसोर्सफुल रीजन था, वहाँ फॉरेस्ट खूब सारे थे, वहाँ की मिट्टी फर्टाइल थी, राइट। इसलिए गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टीज ये सारे जोर लगाते रहते थे, लड़ते भिड़ते रहते थे कन्नौज वाले रीजन को जीतने के लिए। कौन से, आप इस मैप में देख सकते हो, दोबारा से देख लो, गुजर प्रतिहारा का एरिया, पाला का एरिया और राष्ट्रकूटा का, राइट। तो ये तीनों ही पार्टी आपस में लड़ती रहती थी कन्नौज को कैप्चर करने के लिए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, What were the qualifications necessary to become a member of a committee of Sabha in the Chola Empire? भाई उस टाइम पे, मेरेवल टाइम में, चोला एम्पायर में जो सभाएं जो होती थी, तो सभा का मेंबर बनने के लिए, एक जो कमेटी थी सभा, उसका मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस नेसेसरी थी। तो काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड हैं। तो कौन सी थी, सी द फर्स्ट बुलेट पॉइंट, ऑल दोज who wish to become members of Sabha should be owners of the land from which land revenue is collected. जो सभा का मेंबर बनना चाहता है वो ज़मीन का मालिक हो और उसकी ज़मीन से टैक्स कलेक्शन किया जाता हो, ठीक है। तो इसलिए भाई ज़मीन का मालिक क्यों हो, वो इसलिए हो कि वो वहाँ का रहने वाला हो और वहाँ का स्थायी नागरिक हो, ताकि टिक के काम कर सके, राइट। तो इसलिए ज़रूरी था। अगला पॉइंट है, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने घर हों, वहीं के निवासी हों वो। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी उम्र कितने से कितने तक हो, 35 से 70 के बीच में हो। भाई 35 इसलिए डिसाइड की गई होगी कि भाई इस उम्र में आदमी मैच्योर हो जाता है, ठीक है, समझदार हो जाता है। और 70 साल तक तो वो तो उम्र होती है समझदारी की, है ना, आदमी बुजुर्ग होता है, ठंडे दिमाग से फैसले लेता है। तो 35 से 70 के बीच में उम्र डिसाइड की गई थी किन लोगों की, सभा के मेंबर्स की, जो इस कमेटी में आना चाहते थे उनकी। अगला पॉइंट है, दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, भाई उन लोगों को वेदों की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगला पॉइंट है, वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, वो वेल वर्स्ड हों, यानी कि वो बहुत अच्छे हों, उनको काम आता हो। कौन सा काम आता हो, एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल असेंबलीज में काम कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे जो काम निपटाए जाते हैं, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता हुआ होना चाहिए, ठीक है। और वो ऑनेस्ट हों, वो ईमानदार हों, ठीक है, ऐसे लोग हों। इफ़ एनीवन हैव बीन मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, अगर पिछले 3 सालों में कोई मेंबर रह चुका है किसी कमेटी का तो फिर वो नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि सबको चांस मिले, जो लोग नहीं बने हैं वो भी बने। ऐसा थोड़ी है कि बार बार वही लोग बनते रहेंगे, है ना, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए।
अगला पॉइंट है एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। भाई कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अकाउंट्स वगैरह का ब्यौरा ना दिया हो, जिसने अपने रिकॉर्ड सबमिट ना कराए हों, तो वो भी सभा का मेंबर नहीं बन सकता था। तो सभा के मेंबर बनने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दे रखे थे, राइट। ये थे, एक बार दोबारा से देख लो क्या क्या हों। वो जो है ज़मीन के मालिक हों, उस ज़मीन से टैक्स कलेक्शन होता हो। दूसरा पॉइंट, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने घर हों, उनकी एज 35 से 70 के बीच में हो, उनको वेदास की नॉलेज हो और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में वो वेल वर्स हों, यानी कि उनको अच्छे से लोकल गवर्निंग जो असेंबलीज होती हैं उनमें काम करना आता हो, वो ईमानदार हों, ठीक है। पिछले 3 साल से किसी कमेटी के मेंबर ना बने हों और अपने रिपोर्ट्स उन्होंने प्रॉपरली सबमिट कराए हों। तो ऐसे जो लोग हैं वो सभा का मेंबर बन सकते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमानाज। तो चाहमान, जिन्हें हम चौहान भी कहते हैं, उनके अंडर में कौन सी 2 मेजर सिटीज़ थी? सिंपल, दिल्ली एंड अजमेर वर द 2 सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमाना। कौन से 2 शहर थे? दिल्ली और अजमेर। वेरी सिंपल, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल। राष्ट्रकूटास पावर में कैसे आए? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, राष्ट्रकूटास वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। राष्ट्रकूटास कौन थे? वो कर्नाटक के जो चालुक्यस थे ना, उनके सबऑर्डिनेट थे, उनको हेल्प करते थे, उनके सामंत थे, उनके अंडर काम करते थे, ठीक है। राष्ट्रकूटास किनके अंडर थे? कर्नाटका के चालुक्यों के अंडर। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन द मिड 18th सेंचुरी दंत दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ ओवरथ्रो हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड। यानी कि दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग जो था, उसने अपने चालुक्य मालिक को हरा दिया और खुद राजा बन बैठा। तो ऐसे पावर में आया। ही परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास। उसके बाद उसने एक्सेप्टेंस के लिए क्या किया? अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करने के लिए क्या किया? उसने एक यज्ञ करवाया। एक यज्ञ का नाम क्या था? हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा के बारे में चैप्टर में पढ़ा है ना। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? गोल्डन वोम्ब। इसका मतलब क्या होता था? ये जिसने किया, अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो भी वो क्षत्रिय माना जाएगा, ये यज्ञ करने के बाद। मतलब उसको हक मिल जाता है एक राजा बनने का और रूलिंग करने का, ठीक है। सो दिस रिचुअल वॉज देन कंसिडर्ड टू लीड द रीबर्थ ऑफ ए सैक्रिफाइसर एज क्षत्रिय। मतलब कि जिसने इस हवन को, यज्ञ को किया, उसका रीबर्थ हुआ, उसका दोबारा जन्म हुआ क्षत्रिय के रूप में। जन्म से भले ही वो क्षत्रिय ना हो, ठीक है, तो रूलिंग का राइट उसको मिलता था इससे। तो कैसे कैसे उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो वो चालुक्यों के अंडर काम करते थे। फिर दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य राजा को हरा दिया। हिरण्यगर्भा उसने हवन करवाया, यज्ञ करवाया, और उसके बाद जो है उसने इसकी एक इम्पोर्टेंस दी गई है इस यज्ञ की, कि इससे क्या होता था, जो व्यक्ति है वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो भी वो क्षत्रिय माना जाता था। तो इस तरीके से वो पावर में आ गए। कौन? राष्ट्रकूटास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। भाई मेडिवल टाइम में जो नई डायनेस्टीज जो आई, उन्होंने एक्सेप्टेंस गेन करने के लिए क्या किया? मतलब लोग उनको स्वीकार कर लें अपने राजा के रूप में, तो उन्होंने क्या काम किए थे उस वक्त? तो क्या काम किए थे उन्होंने? पहला पॉइंट है, द न्यू डायनेस्टीज गेन्ड पावर एंड वेल्थ। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है पावर में आने के लिए, पावरली, वेल्थली वो जीते, पुराने राजाओं को उन्होंने हराया, है ना। तो ये काम उन्होंने किया। अगला बुलेट पॉइंट देखो, देयर आफ्टर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंता और महामंडलेश्वरा। सामंत के बारे में पढ़ा है ना, जो राजाओं के अंडर काम करते थे, राजाओं को सेना देते थे, युद्ध के टाइम राजाओं की मदद करते थे, राइट। तो ये जो सामंताज होते थे, ये थोड़े बड़े सामंत बन जाते थे, बड़े एरिया के मालिक बन जाते थे, ज़्यादा रिसोर्सफुल हो जाते थे, बड़ी सेना रखने लग जाते थे। तो ये अपना टाइटल भी बड़ा कर लेते थे। इससे लोग समझ जाते थे कि भाई इसका रुतबा, इसकी हैसियत बढ़ रही है। तो बड़े बड़े टाइटल्स ये रखने लगते थे, क्या? जैसे कि महासामंता और महामंडलेश्वर, ठीक है, पूरे मंडल का ईश्वर, महान सामंत, बड़ा सामंत, सामंतों का भी सामंत, ठीक है। सी बुलेट पॉइंट नंबर 3, मैनी ऑफ सच किंग्स अडोप्टेड हाई
साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजाधिराजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती। राजा लोग जो होते थे वो क्या करते थे, वो और बड़े टाइटल्स जो है गेन करते थे अपने आप को और ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को शानदार दिखाने के लिए। कैसे थे वो टाइटल्स? वो टाइटल थे जैसे कि महाराजाधिराजा, मतलब कि महाराजाओं का भी राज, है ना, बड़े बड़े राजाओं के ऊपर एक राजा जो है वो। और त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब जो तीनों भुवन हैं, जो तीनों लोक हैं, उन सब का स्वामी, उन सब का मालिक। तो ऐसे ऐसे वो जो है टाइटल्स गेन किया करते थे, भारी भरकम टाइटल्स। अगला पॉइंट देखो, दे ऑल्सो डिप्यूटेड लर्नड ब्राह्मणास टू डिपिक्ट देम एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स। और जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट ब्राह्मण होते थे, जिन्हें वेदों का ज्ञान था, उनको वो अपने यहाँ जो है अपने पास रखते थे, काम पे रखते थे। किस लिए रखते थे? ताकि वो ब्राह्मण उनको बहादुर, उनको एक वॉरियर, एक योद्धा बता सकें, डिक्लेयर कर सकें, उनके बारे में कविताएं लिख सकें, श्लोक लिख सकें और उनका पब्लिक में फिर बाद में प्रचार प्रसार हो। तो ऐसे ब्राह्मणों की भी वो मदद लेते थे। देयर एक्टिविटीज़ वर रिकॉर्डेड इन प्रशस्तीज, ठीक है। और प्रशस्तीज में वो राजा जो भी महान काम करते या जो भी काम करते, जो लड़ाइयाँ जीतते, वो सब प्रशस्तीज में लिखा जाता था। उसके बाद है दे ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। और बड़े बड़े टेम्पल्स, बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टेम्पल्स बना के वो अपनी पावर और अपनी वेल्थ को दिखाते थे। तो ये सब करते थे वो राजा लोग पब्लिक में एक्सेप्टेंस पाने के लिए, पावर और वेल्थ को गेन करते। सामंत लोग बड़े बड़े टाइटल्स गेन करते, जैसे कि महासामंता महामंडलेश्वरा, ठीक है। राजा लोग बड़े बड़े टाइटल्स गेन करते, जैसे कि महाराजाधिराजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है। ब्राह्मणों को वो अपने पास रखते, ठीक है, ताकि वो उन पर प्रशस्तीज लिखें, कविताएं बनाएं, और वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते। उस वक्त के लोग धार्मिक होते थे, तो जब कोई राजा बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाता तो लोगों की नज़र में वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा राजा बन जाता था कि भाई राजा धार्मिक है, राजा ने ये इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, है ना। तो ये उनके राजाओं के तरीके थे पब्लिक में एक्सेप्टेंस गेन करने के। समझ में आ गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन। तो तमिल रीजन में कौन से इरिगेशन वर्क जो है डेवलप हुए थे, कौन सी टेक्निक्स उन्होंने फॉलो की थी अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए, अपने खेतों में पानी देने के लिए। देखो वहाँ पे वाटर का जो मेन सोर्स है वो तो थी कावेरी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। लेकिन यहाँ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई थी, वो तो पहले से थी, कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज। आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मेथड उन्होंने क्या क्या बनाए थे? नंबर 1, वेल्स वर डग, उन्होंने कुएं खुदवाए। नंबर 2, ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, बड़े बड़े टैंक्स बनवाए गए रेन वाटर ताकि कलेक्ट हो सके और बाद में इस्तेमाल हो सके। कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड, और नहरें बनवाई गई। तो ये 3 काम उन्होंने किए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स। भाई चोला टेम्पल्स में कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी, कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी? देखो पॉइंट नंबर 1, चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट अराउंड देम। चोला टेम्पल्स जो थे ना, जब वो बने तो उनके चारों तरफ सेटलमेंट बन गई, यानी कि चारों तरफ लोग आकर बस गए, ठीक है। एक ये पॉइंट है। तो एक एक्टिविटी तो ये हुई उनके चारों तरफ कि सेटलमेंट हो गई, लोग आकर बस गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। इन मंदिरों के आसपास जो क्राफ्ट का काम करने वाले जो मेटल वर्कर्स थे और जो तरह तरह की चीज़ें बनाने वाले जो लोग थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले लोग, वो आकर बस गए थे और वहाँ इन मंदिरों के आसपास वो ये चीज़ें बनाते थे। फिर प्रिस्ट, गार्लैंड मेकर्स, प्रिस्ट यानी कि पुजारी लोग, गार्लैंड मेकर्स माला बनाने वाले, कुक्स रसोई वगैरह जो चीज़ें बनाते खाने पीने की, स्वीपर्स साफ़ सफाई करने वाले, म्यूजिशियंस म्यूज़िक बजाने वाले लोग, ठीक है ना, डांसर्स और नृत्य करने वाले। तो इस तरह के जो लोग थे, दे यूज टू वर्क देयर, ये वहाँ उन टेम्पल्स में काम करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो चोला टेम्पल थे ना,
वो पूजा की ही एक जगह नहीं थे, वहाँ पे पूजा के अलावा कई तरह की लाइफ के सेंटर बन चुके थे वो। इकोनॉमिक लाइफ मतलब वहाँ पे प्रिस्ट है, वो भी रह रहा है, वो भी कमा खा रहा है। वहाँ पे गार्लैंड मेकर्स हैं, वो भी वहाँ पे माला बना रहे हैं, उनका भी घर खर्च चल रहा है। कुक्स जो हैं वहाँ वो काम करने आते हैं, वो उनको भी पैसा मिलता है। स्वीपर्स हैं, उनका भी घर चल रहा है। म्यूजिशियन डांसर हैं, वो भी वहाँ से पैसा लेते हैं। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक लाइफ का भी हब है। वहाँ मेले लगते हैं, लोग टाइम टाइम पे आते रहते हैं, है ना। सोशल लाइफ तो है ही, लोग सोशल गैदरिंग होती है वहाँ पे, है ना। और कल्चरल लाइफ क्योंकि रिलीजन धर्म जो होता है वो कल्चर का एक हिस्सा है ना। तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस लाइफ के हब बन चुके थे चोला टेम्पल्स। आई समझ में बात। उसके बाद है अमंगस्ट द क्राफ्ट associated with temples, making of bronze images was the most important. Most images were of deities, sometimes images were made of devotees. मतलब images क्या, यहाँ पे हम आइडल कहें तो ज़्यादा अच्छा है, मूर्तियाँ। तो वहाँ पे वो लोग क्या बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। चोला जो ब्रोंज स्टैचूज़ हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। उनके जो ब्रोंज के जो कांसे की जो प्रतिमाएं हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। बहुत शानदार तरीके से वो बनाते थे। तो वो मंदिर के चारों तरफ इस तरह के भी लोग थे जो वहाँ रहते थे और ब्रोंज स्टैचूज़, ब्रोंज इमेजेस बनाते थे, राइट। तो इस तरीके से चोला टेम्पल जो हैं वो सेटलमेंट उनके चारों तरफ बसी हुई थी। कई तरह के लोग वहाँ रहते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। टेम्पल्स जो हैं वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस लाइफ का हब थे। ठीक है, ये हो गई बात। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। लुक एट मैप 1 वंस मोर एंड फाइंड आउट वेदर देयर वर एनी किंगडम्स इन द स्टेट इन विच यू लिव। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस मैप को देखो, मैप 1 को। यहाँ पे आप इन रूलिंग जो डायनेस्टीज़ थी जो उस टाइम की, जैसे कि गुजर प्रतिहारा है, पाला है, और राष्ट्रकूटास हैं, चोला है, चेरा है, पांड्यास हैं, राइट, गंग है। तो ये सब डायनेस्टीज़ जो उस वक्त थी, आज आप कौन से ऐसे स्टेट में रहते हैं जब उस वक्त वो डायनेस्टीज़ आपके स्टेट में रूलिंग करती। ठीक है, तो आप पता लगाओ, मैप देखो और देखो क्या आपका स्टेट इस रीजन में पड़ता है। बंगाल रीजन, कौन थे यहाँ पे, पालाज रूलिंग करते थे। तो बंगाल के जो भी बच्चे हैं वो कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूलिंग करती थी, पाला। महाराष्ट्र वाले राष्ट्रकूटास, राजस्थान गुजरात वाले कौन, यहाँ पे गुजर प्रतिहारास। तो इस तरीके से आप अपने इस मैप को देखिए और अपने स्टेट में पता लगाइए कि कौन सी डायनेस्टी उस टाइम में आपके स्टेट में रूलिंग करती थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कंट्रास्ट द इलेक्शंस इन उत्तरामेरूर विद प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शन। भाई जो उत्तरामेरूर जो है उस टाइम जो इलेक्शन होते थे, उन इलेक्शन को आज के जो पंचायत इलेक्शन हैं उनमें और उस टाइम के उन इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता था। तो क्या क्या डिफरेंस होता था। इन उत्तरामेरूर इलेक्शन द नेम्स ऑफ द persons eligible to be member of the committees were written on small tickets of palm leaves। यानी कि वहाँ के जो लोग उस टाइम की जो सभाओं के जो इलेक्शन होते थे इन चोला किंगडम में, तो वहाँ पे पाम लीव्स के ऊपर जो कैंडिडेट्स होते थे उनके नाम लिख लिए जाते थे। नाम लिख के फिर क्या करते थे, फिर उन नामों को एक पोट में डालते थे, एक मटकी में डाल देते थे। फिर किसी लड़के को उनमें से वो टिकट, वो नामों की जो चिट थी वो निकालने के लिए कहते थे। जिसका नाम आगे आ जाता उसको कमेटी का मेंबर बना दिया जाता। द टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थवेयर पोट। देयरआफ्टर अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। तो इस तरीके से वो इस तरह का एक सिस्टम था जिसमें वो टिकट पे, पर्ची पे नाम लिखते और उसको मटकी में डालते, वहाँ से निकालते रहते और सिलेक्शन होता रहता, राइट। ऐसा प्रोसेस था उनका। लेकिन आज ये प्रोसेस बिल्कुल अलग है। आज क्या होता है, बट द प्रेजेंट डे पंचायत मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू अ जनरल इलेक्शन। भाई आज तो जनरल इलेक्शन होता है। 89+ जो लोग हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, जिनकी वोट बन चुकी है, वो अपनी लोकल गवर्नमेंट, गांव में पंचायत होती है ना, तो पंचायत के इलेक्शन के लिए वोट डालने वो लोग जाते हैं। ठीक है, तो आज तरीका ये है। आज ऐसा कोई वो नहीं है कि पर्चियों पे नाम लिखे जाते हैं और मटकी में, नहीं।
आज ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती हैं, ठीक है, बाकायदा आप जाओ अपना वोट डालो, फिंगर पे मार्क किया जाएगा और आप घर आ जाओ, दैट्स इट, ये तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, कंपेयर द टेम्पल्स शोन इन दिस चैप्टर विद एनी प्रेजेंट डे टेम्पल इन योर नेबरहुड। भाई आपके चैप्टर में जो टेम्पल दिखाया गया है, यहाँ पे एक इमेज मैंने लगा दी है, ये इमेज कौन से टेम्पल की है, ये मंदिर है गंगईकोंड चोलपुरम का टेम्पल है। तो इस मंदिर को आप कंपेयर करो अपने आस पड़ोस के किसी मंदिर से, आपको कुछ तो सिमिलैरिटीज़, कुछ तो समानताएं मिलेंगी और कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, उनको आप नोट डाउन करो। तो ये तो आंसर फ्रेम होगा कि आपके पड़ोस में जो मंदिर है वो कैसा है। ये मंदिर जो गंगईकोंड चोलपुरम है, ये तो पूरे देश में एक ही है और एक ही जैसा है, ठीक है ना। तो इस मंदिर की फ़ोटो लो और आपके पड़ोस के मंदिर की फ़ोटो लो, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं वो आप नोट डाउन करो। भाई ये मंदिर किस चीज़ का बना है, वो किस चीज़ के बने हैं, इसमें कैसा कलर है, उसमें कौन से कलर यूज़ हुए हैं, इनमें कौन से देवी देवता हैं, आपके पास के मंदिर में कौन से देवी देवता हैं, ठीक है। इस मंदिर का शिखर कैसा है, उस मंदिर का शिखर कैसा है, इसकी सीढ़ियाँ कैसी हैं, उसकी सीढ़ियाँ कैसी हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप नोट डाउन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 12, फाइंड आउट मोर अबाउट टैक्सेस दैट आर कलेक्टेड एट प्रेजेंट, आर दीज इन कैश, काइंड और लेबर सर्विसेज। यानी कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है प्रेजेंट टाइम में, वो किस तरह के टैक्सेस लेती है, क्या ये कैश में होते हैं, किसी दूसरे टाइप में होते हैं, लेबर सर्विसेज में के रूप में होते हैं, कैसे होते हैं। तो आज गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स लेती है हमसे। तो टैक्सेस कलेक्टेड एट प्रेजेंट, तो आजकल जो लिए जाने वाले टैक्सेस हैं, ये लैंड टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सर्विस टैक्स है, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर टैक्स है। तो इस तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं एंड दीज आर कलेक्टेड जनरली इन कैश, और ये कैश में कलेक्ट होते हैं, राइट। तो ये हुए हमारे सारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन, राइट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।